नमस्कार प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके समक्ष। और आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है NCERT क्लास 11th की। और NCERT का नाम है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। NCERT यहाँ पर 11th में राजनीति की NCERT हैं। पॉलिटी के लिए 2 NCERT हैं, इसमें ये दूसरा भाग है। अगर NCERT को आप खोलेंगे तो उसमें सबसे पहले आमुख दिखेगा, फिर आपको एक चिट्ठी आपके नाम दिखेगी, फिर संविधान क्यों और कैसे दिखेगा। हम बढ़ रहे हैं पहले अध्याय की ओर। अध्याय का नाम है संविधान क्यों और कैसे। परिचय। यह पुस्तक संविधान की कार्यप्रणाली के बारे में लिखी गई है। आगे के अध्यायों में आप संविधान की कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं के बारे में पढ़ेंगे। हमारे देश की सरकार की विभिन्न संस्थाओं और उनके आपसी संबंधों के बारे में भी आपको ज्ञान होगा। लेकिन इसके पहले कि आप चुनाव, सरकार, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ें, ये समझना ज़रूरी है कि सरकार के पूरे ढांचे और सरकार की संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले विभिन्न सिद्धांतों की उत्पत्ति भारत के संविधान से हुई है। इस अध्याय के अध्ययन से आपको निम्नलिखित बातों का ज्ञान होगा। पहले अध्याय में संविधान किसे कहते हैं, इसका पता लगेगा। संविधान समाज को क्या देता है, इसका पता लगेगा। संविधान समाज में शक्ति का बंटवारा कैसे करता है, इसका पता लगेगा। और भारत का संविधान कैसे बनाया गया है, इसका भी पता लगेगा। हमें संविधान की क्या आवश्यकता है। सबसे पहले संविधान क्या है, इसके कार्य क्या है, समाज के लिए उसकी भूमिका क्या है, हमारे दैनिक जीवन से संविधान का क्या संबंध है। इन प्रश्नों के उत्तर उतने कठिन नहीं है जितना आप सोचते हैं। संविधान तालमेल बढ़ाता है। संविधान क्या करता है? तालमेल बढ़ाता है। कल्पना करें कि आप एक बड़े समूह के सदस्य हैं। यह भी कल्पना करें कि उस समूह की कुछ विशेषताएं हैं। मसलन उस समूह के सदस्य एक दूसरे से अनेक तरह से भिन्न हैं। उनकी अलग अलग धार्मिक निष्ठाएं हैं। उनमें कुछ हिंदू, कुछ मुसलमान, कुछ ईसाई, कुछ ऐसे भी हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते। वे और आधारों पर भी भिन्न है। वे अलग अलग व्यवसाय करते हैं। उनकी भिन्न भिन्न योग्यताएं हैं। अलग अलग शौक़ भी हैं। सिनेमा से लेकर किताबों तक उनकी पसंद भी अलग अलग हैं। उनमें कुछ धनी तो कुछ गरीब हैं, कुछ बूढ़े तो कुछ जवान हैं। कल्पना करें कि ऐसे समूह के सदस्यों में जीवन के विभिन्न पहलुओं को लेकर विवाद हैं। जैसे किसी व्यक्ति को कितनी संपत्ति रखने की इजाज़त होनी चाहिए, क्या सभी बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य है, या ये फैसला माता पिता पर छोड़ देना चाहिए। इस समूह को अपनी सुरक्षा के लिए कितना खर्च करना चाहिए, या इसकी जगह उसे बहुत सारे पार्क बनवाने चाहिए। क्या इस समूह को अपने ही कुछ सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करने देना चाहिए। भिन्न भिन्न लोग इनमें से प्रत्येक प्रश्न का अलग अलग उत्तर देंगे, लेकिन अपनी अपनी भिन्नताओं के बावजूद भी इस समूह को एक साथ रहना है। सदस्य अनेक रूपों में एक दूसरे पर आश्रित हैं। उन्हें एक दूसरे के सहयोग की ज़रूरत होती है। इस समूह को शांतिपूर्वक एक साथ रहने के लिए क्या करना चाहिए। हाँ, ये तो हमारी कॉलोनी जैसा ही है। क्या आप गांव, शहर या कॉलोनी में भी ऐसे समूह हैं? यह समूह तो बहुत कुछ हमारे गांव के लोगों जैसा है। इस समूह के लोग एक साथ रह सकते हैं यदि वे कुछ बुनियादी नियमों में सहमत हो जाएं। इस समूह को ऐसे नियम क्यों चाहिए? कल्पना करें कि ऐसे बुनियादी नियमों के अभाव में क्या होगा। ठीक, प्रत्येक सदस्य अपने को असुरक्षित महसूस करेगा, क्योंकि उसे ये मालूम नहीं होगा कि समूह के सदस्य एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करेंगे और किसका किस चीज़ पर अधिकार होगा। किसी भी समूह को सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त कुछ बुनियादी नियमों की आवश्यकता होती है, जिससे समूह के सभी सदस्य जानते हों, ताकि आपस में एक न्यूनतम समन्वय बना रहे। लेकिन ये नियम केवल पता ही नहीं होने चाहिए, वरन उन्हें लागू भी किया जाना चाहिए। यदि नागरिकों को ये विश्वास न हो कि दूसरे नागरिक भी उन नियमों का पालन करेंगे, तो उनके पास भी उन नियमों को पालन करने का कोई आधार नहीं होगा। लेकिन जब यह कहा जाता है कि इन नियमों को कोई न्यायालय में लागू किया जाएगा, तो इससे सभी को विश्वास हो जाता है कि और लोग भी इन नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि ऐसा न करने पर उन्हें दंड दिया जाएगा। संविधान का ये काम है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। पुस्तक के इस भाग में दिए गए विचारों का अपनी कक्षा में प्रयोग करें। पूरी कक्षा वाद विवाद करके उन निर्णयों पर पहुंचने की कोशिश करें जो इस सत्र में सभी पर लागू होंगे। ये निर्णय निम्नलिखित के बारे में हो सकते हैं। कक्षा प्रतिनिधि का चुनाव कैसे हो। कक्षा प्रतिनिधि पूरी कक्षा की ओर से कौन सा निर्णय ले सकता है। क्या ऐसे निर्णय भी जिन्हें कक्षा प्रतिनिधि पूरी कक्षा से परामर्श के बिना भी ले सकता है। यदि
और लोग उससे सहमत हो तो आप इसमें और बातें, कक्षा के लिए, पिकनिक, यात्राओं के लिए पैसे जुटाने की योजना, अपने संसाधनों का साझा प्रयोग आदि को भी जोड़ सकते हैं। इसका ध्यान रहे कि इसमें वे बातें भी हों जिन पर पहले मतभेद रहा हो। यदि आवश्यकता पड़े तो इन निर्णयों को कैसे बदला जाए, इन निर्णयों को कागज़ पर लिख लें और नोटिस बोर्ड पर लगाएं। इन निर्णयों को लेने में आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? क्या विभिन्न छात्रों में इस पर मतभेद था और उन मतभेदों को आपने कैसे सुलझाया? क्या इस प्रक्रिया से पूरी कक्षा को कुछ लाभ हुआ? तो निर्णय लेने की शक्ति की विशिष्टताएं। संविधान कुछ ऐसी बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिनके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। लेकिन ये बुनियादी नियम क्या हों और ऐसी कौन सी बातें हैं जो उन्हें बुनियादी बना देती हैं? पर हाँ, सबसे पहले आपको ये तय करना पड़ेगा कि जिन नियमों के आधार पर समाज का शासन होता है उन्हें बनाएगा कौन। आपको क नियम बनाने की इच्छा है लेकिन दूसरे लोग ख नियम बनाना चाहते हैं। फिर ये कैसे तय किया जाए कि किसकी इच्छा वाले नियमों से हम शासन हो, हम नियमों से हम प्रशासन हो। जिन नियमों के अंतर्गत आप सभी को रखना चाहते हैं वे आपको सर्वश्रेष्ठ लग सकते हैं, लेकिन दूसरों लोगों को लगता है कि उनके द्वारा सुझाए गए नियम सर्वश्रेष्ठ हैं। इस विवाद को सुलझाया जाए तो कैसे सुलझाया जाए? अतः ये निर्णय करने से पहले कि हमारे समूह को किन नियमों से शासित होना चाहिए, हमें वास्तव में ये तय करना पड़ेगा कि उन नियमों को बनाएगा कौन। संविधान इस प्रश्न का उत्तर भी देता है, समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है। संविधान यह तय करता है कि कानून कौन बनेगा। कौन बनेगा, इस प्रश्न का उत्तर सैद्धांतिक रूप से कई प्रकार से दिया जा सकता है। राजतंत्र में कानून का निर्माण राजा करता है, लेकिन कुछ संविधान जैसे पुराने सोवियत संघ के संविधान में निर्णय लेने का अधिकार केवल एक पार्टी को दिया गया था। लेकिन लोकतांत्रिक संविधानों के निर्णय में मोटे तौर पर जनता लेती है। लेकिन ये विषय इतना सरल नहीं है। यदि आप मान भी लिया जाए कि जनता निर्णय लेती है, तब भी ये प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है कि जनता निर्णय कैसे लेती है। क्या कोई कानून बनाने के लिए सभी लोगों को सहमत होना चाहिए? प्राचीन यूनान की पद्धति के अनुसार क्या प्रत्येक मुद्दे पर सभी लोगों को वोट देना चाहिए, या लोगों को अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा अपनी राय व्यक्त करनी चाहिए? लेकिन लोगों को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से काम करना हो तो उन प्रतिनिधियों का चयन कैसे हो और कुल कितने प्रतिनिधि हों? उदाहरण के लिए भारतीय संविधान में ये स्पष्ट किया गया है कि अधिकतर कानून संसद बनाएगी और इस संसद का गठन भी एक विशेष प्रकार से किया जाएगा। किसी समाज में कानून कैसे हैं, इसे देखने के पहले उन कानूनों को बनाने का अधिकार रखने वालों को पहचानना होगा। मतलब इस कानूनों का अधिकार किसके पास होगा, ये इसकी पहचान होगी। यदि संसद को कानून बनाने का अधिकार है तो पहले उसे अधिकार देने वाला कोई कानून होना चाहिए। यह काम संविधान करता है। संविधान वह सत्ता है जो सर्वप्रथम सरकार बनाती है। मतलब संविधान वह सत्ता है जो सर्वप्रथम कौन बनाती है? सरकार बनाती है। संविधान का दूसरा नाम ये स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। सरकार की शक्तियों पर सीमाएं। मान लीजिए आप ये तय कर लिया है कि निर्णय कौन करेगा, किंतु जब उस सत्ता ने कानून बनाए तब आपको लगा कि वे कानून पूर्णतः अनुचित हैं। उदाहरण के लिए उसने आपको अपने धर्म का पालन करने से रोक दिया, या उसने ये निर्णय लिया है कि किसी खास किस्म के रंग वाले वस्त्र नहीं पहने जा सकते, या आप कुछ विशेष गीत गाने को स्वतंत्र नहीं हैं, या किसी विशेष समूह, जाति या धर्म के लोगों को सदैव दूसरों की सेवा करनी पड़ेगी, उन्हें किसी प्रकार की संपत्ति रखने का अधिकार भी नहीं होगा, या सरकार किसी को मनमाने तरीके से गिरफ्तार कर सकती है, या किसी खास रंग वाले लोगों को कुएँ से पानी भरने की इजाज़त होगी। स्वाभाविक है कि आपको ये कानून अनुचित या अन्यायपूर्ण लगेंगे। यद्यपि ये सभी कानून उस सरकार द्वारा बनाए गए जो एक विशेष प्रक्रिया का पालन करके बनी थी, लेकिन सरकार द्वारा ऐसे कानूनों को बनाने के पीछे कोई अन्यायपूर्ण बात रही होगी। कार्टून बूझें। यूरोप का संविधान। यूरोपीय संघ के देशों ने एक यूरोपीय संविधान बनाने की कोशिश की, उनकी कोशिश असफल हो गई। कार्टूनिस्ट ने संविधान निर्माण के उनके प्रयास को मारपीट और झगड़े से भरी कोशिश के रूप में देखा। क्या संविधान निर्माण की प्रक्रिया हमेशा ऐसी ही होती है? अतः संविधान का तीसरा काम यह है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों की कोई सीमा तय करे। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उनका उल्लंघन नहीं कर सकती। तो इसका मतलब ये है कि आप एक राक्षस बनाएं फिर खुद को उससे बचाने की चिंता करें। मैं तो यही कहूँगा कि फिर इस राक्षस जैसी सरकार को बनाया ही क्यों जाए।
संविधान सरकार की शक्तियों को कई तरह से सीमित करता है। संविधान सरकार की शक्तियों को कई तरह से सीमित करता है। सरकार की शक्तियों को सीमित करने का सबसे सरल तरीका यह है कि नागरिक के रूप में हमारे मौलिक अधिकारों को स्पष्ट रूप कर दिया जाए, कोई भी सरकार कभी उनका उल्लंघन न कर सके। इन अधिकारों का वास्तविक स्वरूप और व्याख्याएं भी भिन्न भिन्न संविधानों में बदलती रहती हैं, लेकिन अधिकतर संविधानों में कुछ विशेष मौलिक अधिकार सदैव पाए जाते हैं। नागरिकों को मनमाने ढंग से बिना किसी कारण के गिरफ्तार करने के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त है। नागरिकों को मनमाने ढंग से बिना किसी कारण के गिरफ्तार करने के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त है। यह सरकार की शक्तियों के ऊपर एक मूलभूत सीमा है। नागरिकों को सामान्यतः कुछ मौलिक स्वतंत्रताओं का अधिकार है, जैसे भाषण की स्वतंत्रता, अंतरात्मा की आवाज़ पर काम करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। व्यवहार में इन अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में सीमित किया जा सकता है, और संविधान उन परिस्थितियों का उल्लेख भी करता है कि जिनमें इन अधिकारों को वापस लिया जा सकता है। समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य। अधिकतर पुराने संविधानों में केवल निर्णय लेने की शक्ति का वितरण और सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने का काम दिया गया था, लेकिन 20वीं शताब्दी के अनेक संविधान, जिनमें भारतीय संविधान एक अत्यंत सुंदर हैं, एक ऐसा सक्षम ढांचा भी प्रदान करते हैं कि जिससे सरकार कुछ सकारात्मक कार्य कर सके और समाज की आकांक्षाओं और उसके लक्ष्य को अभिव्यक्ति दे सके। भारतीय संविधान ने इस संबंध में कुछ नए प्रयोग किए हैं। जिन समाजों में नाना प्रकार की असमानताओं की गहरी खाइयाँ हो, वहाँ केवल सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाना ही पर्याप्त नहीं, वरन वहाँ सरकार को समर्थ और शक्तिशाली बनाना भी पड़ेगा, जिससे वह असमानता और गरीबी के विभिन्न रूपों से निपट सकें। उदाहरण के लिए, भारत की आकांक्षा है कि हम एक ऐसा समाज बनाएं जिसमें जातिगत भेदभाव न हो। यदि हम हमारे समाज की आकांक्षा हैं, तो हमें अपनी सरकार को इतना समर्थ और शक्तिशाली बनाना पड़ेगा कि वह लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सकें। दक्षिणी अफ्रीका नस्ली भेदभाव के पुराने इतिहास का उदाहरण है। उनके नए संविधान ने सरकार को इस योग्य बनाया कि वह नस्ली भेदभाव को मिटा सके। वास्तव में एक संविधान अपने समाज की आकांक्षाओं का निपटारा है। उदाहरण के लिए, भारत में संविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी भौतिक चीज़ें और शिक्षा सहित सब कुछ वो मिलना चाहिए, जिसके आधार पर वह गरिमा और सामाजिक और आत्मसम्मान से भरा जीवन जी सकें। भारतीय संविधान सरकार को वह सामर्थ्य प्रदान करता है जिससे वह कुछ सकारात्मक लोक कल्याणकारी कदम उठा सके और जिन्हें कानून की मदद से लागू भी किया जा सके। जैसे जैसे हम भारतीय संविधान को पढ़ते हैं, हमें पता चलता है कि ऐसा सामर्थ्य प्रदान करने वाले प्रावधानों को हमारे संविधान की प्रस्तावना का समर्थन प्राप्त है और ये संविधान के मौलिक अधिकारों वाले भाग में पाए जाते हैं। संविधान निर्माताओं को लोगों की अलग अलग आकांक्षाओं से जूझना पड़ा है। यहाँ पर नेहरू जी को अनेक भावी कल्पनाओं और विचारधाराओं में संतुलन करते दिखाया गया है। क्या आप पहचान सकते हैं कि ये विभिन्न समूह क्या चाहते हैं? आपको पता लगता है संतुलन करने का अंतिम परिणाम क्या हुआ? संविधान का चौथा काम यह है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करें जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी सरकार से लोगों की कुछ आकांक्षाएं पूरी करने की अपेक्षा करते हैं। संविधान में अच्छी बातें लिखने में क्या जाता है, लेकिन ऐसी ऊंची आकांक्षाओं और लक्ष्यों को लिखने का मतलब क्या यदि वे लोगों के जीवन को बदल न सकें? संविधान सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों का नाम ही नहीं है। संविधान सरकार की शक्तियों को नियंत्रित और नियमों और कानूनों का नाम ही नहीं है। वह सरकार को ऐसी शक्तियां भी देता है जिससे वह समाज की सामूहिक भलाई करने के लिए काम कर सकें। दक्षिणी अफ्रीका का संविधान भारत को अनेक उत्तरदायित्व सौंपता है। दक्षिणी अफ्रीका का संविधान सरकार को, क्षमा कीजिएगा, भारत को नहीं, सरकार को अनेक उत्तरदायित्व सौंपता दक्षिण अफ्रीका का कि वह सरकार को पर्यावरण संरक्षण का बढ़ावा देने और अन्यायपूर्ण भेदभाव से व्यक्तियों और समूहों को बचाने का प्रयास करे। मतलब अन्यायपूर्ण भेदभाव से व्यक्तियों और समूहों को बचाने का प्रयास करने के लिए कदम उठाने का अधिकार देता है और ये प्रावधान भी करता है कि सरकार धीरे धीरे सभी के लिए पर्याप्त आवास और सुविधाएं उपलब्ध कराएं। इंडोनेशिया में सरकार की जिम्मेदारी है कि वह राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था बनाएं और उसका संचालन करें। इंडोनेशिया का संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि सरकार गरीब और अनाथ बच्चों की देखभाल करेगी। राष्ट्र की बुनियादी पहचान।
आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान किसी समाज की बुनियादी पहचान होता है। इसका अर्थ यह है कि संविधान के माध्यम से किसी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है। इस सामूहिक पहचान को बनाने के लिए हमें इस संबंध में कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत होना पड़ता है कि हम पर शासन कैसे होगा, शासित में कौन कौन से लोग होंगे। संविधान बनने के पहले हमारी अनेक प्रकार की पहचान और अस्मिताएँ होती हैं, लेकिन कुछ बुनियादी नियम और सिद्धांतों पर सहमत होकर हम अपनी मूलभूत राजनीतिक पहचान बनाते हैं। दूसरा संवैधानिक नियम हमें एक ऐसा विशाल ढांचा प्रदान करता है जिसके अंतर्गत हम अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं, लक्ष्यों और स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हैं। संविधान आधिकारिक बंधन लगाकर यह तय कर देता है कि कोई क्या कर सकता है, क्या नहीं। अतः संविधान हमें एक नैतिक पहचान भी देता है। तीसरा और अंतिम, अब शायद ये संभव हो सका है कि अनेक बुनियादी राजनीतिक और नैतिक नियम विश्व के सभी प्रकार के संविधानों में स्वीकार किए गए हैं। अगर हम दुनिया भर के संविधानों को देखें तो हमें सरकारों के अलग अलग स्वरूप और विविध प्रकार की प्रक्रियाएं दिखाई देती हैं, लेकिन उनमें काफ़ी कुछ साझा भी हैं। अधिकतर संविधान कुछ मूलभूत अधिकारों की रक्षा करते हैं और ऐसी सरकारें संभव बनाते हैं जो किसी न किसी रूप में लोकतांत्रिक होती हैं, लेकिन राष्ट्रीय पहचान की अवधारणा अलग अलग संविधानों में अलग अलग ढंग की होती हैं। ज़्यादातर राष्ट्र विभिन्न जटिल ऐतिहासिक परंपराओं के सम्मेलन से बनते हैं। ये किसी राष्ट्र में रहने वाले विभिन्न समूहों को कई तरीक़ों से आपस में मिला लेते हैं। जैसे जर्मनी का निर्माण जर्मन नस्ल के आधार पर हुआ है। संविधान के इस पहचान को अभिव्यक्ति दी है। दूसरी ओर भारतीय संविधान जातीयता या नस्ल को नागरिकता के आधार पर रूप में मान्यता नहीं देता। ठीक है। विभिन्न राष्ट्रों में देश की केंद्रीय सरकार और विभिन्न क्षेत्रों के बीच के संबंधों को लेकर भिन्न भिन्न अवधारणाएं होती हैं। यह संबंध उस देश की राष्ट्रीय पहचान बनाता है। तो जर्मनी का निर्माण नस्ल के आधार पर हुआ है, भारत इसको रोकने की कोशिश करता है। यहाँ एक कार्टून और दिया गया है। अब बगदाद, शिया, सुन्नी, कुर्द कहते हैं मेरे पास एक संविधान मुझे लिखने दो, मेरे पास इंक है, संविधान मुझे लिखने दो। कुर्द का कहना ये है। सुन्नी का कहना मेरे पास कलम है, संविधान मुझे लिखना चाहिए। शिया कहते हैं मेरे पास कागज़ हैं, संविधान मैं लिखूँगा। बगदाद, अब वे सब हाथ मिलाने के लिए तैयार हो गए हैं। अब हम जल्दी ही संविधान बना लेंगे। बगदाद का कहना ये है। ठीक है। बगदाद में कुर्द, सुन्नी, शिया ये सब हैं। इराकी संविधान जॉन ट्रेवर अल-बुकर्क जर्नल 18 अगस्त 2005 ये कार्टून जो है बनाया है। इराकी संविधान के लिए बनाया है जॉन ट्रेवर ने, अल-बुकर्क जर्नल ने। ठीक है। 18 अगस्त 2005 को इराक में सद्दाम हुसैन की सत्ता खत्म होने पर एक नए संविधान की रचना के लिए विभिन्न जातीय समूहों में काफ़ी संघर्ष दिखाई दिया। इन भिन्न भिन्न लोगों के क्या मांगे हैं, इसमें दिखाए गए संघर्ष को यूरोपीय संघ और भारत के संबंध में पिछले कार्टून में दिखाए गए संघर्ष से तुलना करें। संविधान की सत्ता, हमने संविधान द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की है। कहाँ पहुँचे, क्या समझे। नीचे भारतीय और अन्य संविधानों के कुछ प्रावधानों दिए गए हैं। बताया गया इनमें से प्रत्येक प्रावधान का क्या कार्य है। सरकार किसी भी नागरिक को किसी धर्म का पालन करने या न करने की आज्ञा नहीं दे सकती। सरकार की शक्ति पर सीमा है ये। इसके अलावा सरकार को आय और संपत्ति की असमानता को कम करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, तो ये अधिकार है। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की शक्ति है। इसके अलावा संविधान वह सर्वोच्च कानून है जिसका सभी को पालन करना पड़ता है। इसके अलावा भारतीय नागरिकता किसी खास नस्ल, जाति या धर्म तक सीमित नहीं है। इन कार्यों से स्पष्ट होता है कि क्यों अधिकतर समाजों में एक संविधान होता है। लेकिन संविधान के बारे में हम 3 और प्रश्न कर सकते हैं। संविधान क्या है, संविधान कितना प्रभावी है, क्या संविधान न्यायपूर्ण है। अधिकतर देशों में संविधान एक लिखित दस्तावेज के रूप में होता है जिसमें राज्य के बारे में कई प्रावधान होते हैं। ये प्रावधान बताते हैं कि राज्य का गठन कैसे होगा, वह किन सिद्धांतों का पालन करेगा। जब हम किसी देश के संविधान की बात करते हैं तो सामान्य रूप से हम इसी दस्तावेज का जिक्र कर रहे होते हैं।
लेकिन कुछ देशों जैसे इंग्लैंड के पास कोई दस्तावेज नहीं है जिसे संविधान कहा जा सके, बल्कि उनके पास दस्तावेज और निर्णयों की लंबी श्रृंखला है जिसे सामूहिक रूप से संविधान कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि संविधान वह दस्तावेजों का पुंज होता है जो उन कार्यों को करने का प्रयास करता है जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है। लेकिन विश्व में अनेक संविधान केवल कागज़ पर ही होते हैं। विश्व में अनेक संविधान केवल कागज़ पर ही होते हैं। वे केवल थोथे शब्द होते हैं और कुछ नहीं। महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि कोई संविधान कितना प्रभावी है, उसे कौन सी बात प्रभावी बनाती है, कौन सी ये बात ये सुनिश्चित करती है कि लोगों के जीवन पर वास्तव में उसका प्रभाव पड़ा है। संविधान का प्रभावी होना अनेक कारणों पर निर्भर है, जैसे संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका। इसका मतलब है कि कोई संविधान कैसे अस्तित्व में आया, किसने संविधान बनाया और उनके पास इसे बनाने की कितनी शक्ति थी। अनेक देशों में संविधान इसलिए निष्प्रभावी होते हैं क्योंकि वे सैनिक शासकों या ऐसे अलोकप्रिय नेताओं के द्वारा बनाए जाते हैं जिनके पास लोगों को अपने साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं होती। विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के हैं। सर्वाधिक सफल संविधान किसके हैं? भारत के और दक्षिण अफ्रीका के और अमेरिका के हैं। ये ऐसे संविधानों के उदाहरण हैं जिन्हें एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाया गया। यद्यपि भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के मध्य बनाया, पर ऐसा करने में उसने राष्ट्रीय आंदोलन के लंबे इतिहास से काफ़ी प्रेरणा ली। राष्ट्रीय आंदोलन ने समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने की विलक्षण क्षमता थी। संविधान को भारी वैधता मिली क्योंकि उसे ऐसे लोगों ने बनाया जिसमें समाज का अटूट विश्वास था और जिनके पास समाज के विभिन्न वर्गों से सीधा संवाद करने और उनका सम्मान करने की क्षमता थी। संविधान निर्माता लोगों को ये समझाने में सफल रहे कि संविधान उनकी व्यक्तिगत शक्तियों को बढ़ाने का कोई साधन नहीं है। यही कारण है कि संविधान को भारी वैधता मिली। संविधान का अंतिम प्रारूप उस समय की व्यापक राष्ट्रीय आम सहमति को व्यक्त करता है। लोगों को जब ये पता चलता है कि उनका संविधान न्यायपूर्ण नहीं है तो वे क्या करते हैं? ऐसे लोगों को क्या होता है? ऐसे लोगों का क्या होता है जिनका संविधान केवल कागज़ पर ही होता है? कुछ देशों ने अपने संविधान पर पूर्ण जनमत संग्रह कराया जिसमें सभी लोग अपनाए जा रहे संविधान के पक्ष या विपक्ष राय देते हैं। भारतीय संविधान पर ऐसा कोई जनमत संग्रह नहीं हुआ, लेकिन इससे लोगों की ओर से प्रबल शक्ति प्राप्त थी क्योंकि यह बहुत ही लोकप्रिय नेताओं की सहमति और समर्थन पर आधारित था और लोगों ने इसके प्रावधानों पर अमल करके अपना लिया। अतः संविधान बनाने वालों का प्रभाव भी एक हद तक संविधान की सफलता की संभावना सुनिश्चित करता है। संविधान के मौलिक प्रावधान को समझेंगे उससे पहले हम देख लेते हैं नेपाल के संविधान को। निर्माण का विवाद। संविधान बनाना कोई आसान और सुगम काम नहीं है। नेपाल संविधान बनाने की एक जटिल प्रक्रिया का उदाहरण है। 1948 के बाद से नेपाल में 5 संविधान बनाए जा चुके हैं, 1948 में, 1951 में, 1959 में, 1962 में और 1990 में। लेकिन ये सभी संविधान नेपाल नरेश द्वारा प्रदान किए गए। 1990 में संविधान द्वारा बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत की गई, पर अनेक क्षेत्रों में नरेश के पास अंतिम शक्तियाँ बनी रहीं। पिछले 10 वर्षों में नेपाल में देश की सरकार और राजनीति पर पुनर्संरचना के लिए सशस्त्र राजनीतिक आंदोलन चल रहा था। उसमें प्रमुख मुद्दा यही था कि संविधान में राजा की भूमिका क्या होनी चाहिए। नेपाल के कुछ समूह राजतंत्र नामक संस्था को ही खत्म करने और नेपाल में गणतांत्रिक सरकार की स्थापना के पक्ष में थे। कुछ लोगों का मानना था कि राजा की सीमित भूमिका के साथ संवैधानिक राजतंत्र का बना रहना उपयोगी रहेगा। स्वयं राजा भी शक्तियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। राजा ने अक्टूबर 2002 में समस्त शक्तियों को अपने हाथ में ले लिया। बहुत सारे राजनीतिक दल और एक संगठन नई संविधान सभा के गठन की मांग कर रहे थे। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी जनता द्वारा चुनी गई संविधान सभा के संघर्ष में सबसे आगे थी। अंततः जन प्रदर्शन के दबाव के सामने झुकते हुए राजा को ऐसी सरकार बनवानी पड़ी जो आंदोलनकारी दलों को स्वीकारी थी। इस सरकार ने राजा की सभी शक्तियां छीन ली। अब सभी पक्ष यह तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक संविधान सभा का गठन किस प्रकार होगा।
संघ या राज्यों की सरकार के कर्मचारियों द्वारा सैन्य कानून के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ कार्य किए जाते हैं। अनुच्छेद 33 और 34 को अनुच्छेद 33 और 34 को यह अधिकार देता है कि ऐसे कार्यों के लिए वो कर्मचारियों का संरक्षण कर सके। इस प्रावधान से संघ सरकार की शक्ति और भी बढ़ जाती है। सैन्य बल विशेष शक्ति कानून यानी आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट इन्हीं प्रावधानों के आधार पर बना है। कई अवसरों पर इस कानून के कारण लोगों और सैन्य बलों के बीच तनाव उत्पन्न हुआ है। संविधान के मौलिक प्रावधान। एक सफल संविधान की विशेषता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने का कोई कारण अवश्य देता है। उदाहरण के लिए, जिस संविधान में बहुसंख्यकों को समाज के अल्पसंख्यक समूह का उत्पीड़न करने की अनुमति दी गई हो, वह अल्पसंख्यकों के पास कोई कारण नहीं होगा कि वे संविधान के प्रावधानों का आदर करें। कोई संविधान अन्य लोगों की तुलना में कुछ लोगों को ज़्यादा सुविधाएं देता है या सुनियोजित ढंग से समाज के छोटे छोटे समूहों की शक्ति को मजबूत करता है, तो उससे जनता की निष्ठा मिलनी बंद हो जाएगी। यदि कोई समूह यह महसूस करे कि उसकी पहचान को दबाए जा रहे हैं, तो उसके पास संविधान को मानने का कोई कारण नहीं होगा। कोई भी संविधान खुद से न्याय के आदर्श स्वरूप की स्थापना नहीं करता, लेकिन उसे लोगों को विश्वास दिलाना पड़ता है कि वह बुनियादी न्याय को प्राप्त करने के लिए ढांचा उपलब्ध कराता है। आप इस विचार को प्रयोग में लाएं। स्वयं अपने से ये प्रश्न पूछिए कि समाज के बुनियादी नियमों में ऐसी कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जिनसे सभी लोगों को उन्हें मानने का एक कारण मिल सके। कोई संविधान अपने सभी नागरिकों की स्वतंत्रता समानता की जितनी अधिक सुरक्षा करता है, उसकी सफलता की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। मोटे तौर पर कहें तो क्या भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को एक न एक ऐसा कारण देता है जिससे वह अपनी सामान्य रूपरेखा का समर्थन कर सके। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप इस प्रश्न का हाँ में उत्तर देने की स्थिति में होने चाहिए। अब हम पढ़ेंगे संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा। संविधान को जनता नहीं, प्रायः एक छोटा समूह ही नष्ट कर देता है, क्योंकि वह शक्तियाँ बढ़ाना चाहता है। ढंग से बनाए संविधान में शक्तियों को इस प्रकार बांट दिया जाता है जिससे कोई एक समूह संविधान को नष्ट न कर सके। संविधान की रूपरेखा बनाने की एक कारगर विधि ये सुनिश्चित करना है कि किसी एक संस्था का सारी शक्तियों पर एकाधिकार न हो। ऐसा करने के लिए शक्ति को कई संस्थाओं में बांट दिया जाता है। उदाहरण के लिए, भारतीय संविधान शक्ति को एक समान धरातल पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसी संस्थाओं में और स्वतंत्र संवैधानिक निकाय जैसे निर्वाचन आयोग आदि में बांट दिया जाता है। इससे यह सुनिश्चित करना संविधान की रूपरेखा बनाने की कारगर विधि यह सुनिश्चित करना है कि कोई एक संस्था सारी शक्तियों पर एकाधिकार न जमा ले। ऐसा करने से शक्तियों को कई संस्थानों में बांट देने से, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में बांट देने से, संस्थाओं, स्वतंत्र संवैधानिक निकायों में, निर्वाचन आयोगों में इस तरह से बांटने से ये सुनिश्चित हो जाता है कि कोई संस्था एक संविधान को नष्ट न करना चाहे तो अन्य संस्थाएं, दूसरी संस्थाएं उनके अतिक्रमण को नियंत्रित कर लेंगी। अवरोध और संतुलन के कुशल प्रयोग ने भारतीय संविधान की सफलता सुनिश्चित की है। संस्थाओं की रूपरेखा बनाने में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि उसमें बाध्यकारी मूल्य, नियम, प्रक्रियाओं के साथ अपनी कार्यप्रणाली में लचीलापन का संतुलन होना चाहिए, जिससे वो बदलती आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को ढाल सके। ज़्यादा कठोर संविधान परिवर्तन के दबाव में नष्ट हो जाते हैं और दूसरी ओर यदि संविधान अत्यधिक लचीला हो तो वह समाज को सुरक्षा और पहचान न दे सकेगा। सफल संविधान प्रमुख मूल्यों की रक्षा करने और नई परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढालने एवं संतुलित रखते हुए संतुलित रखते हैं। आप भारतीय संविधान निर्माताओं की समझदारी को 9वें अध्याय संविधान एक जीवंत दस्तावेज में महसूस करेंगे, जिसमें भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज की संज्ञा दी गई है। अपने प्रावधानों में परिवर्तन की संभावना और एक हद तक ठोस रूप में संतुलन बैठाकर संविधान सुनिश्चित करता है कि वह दीर्घायु होगा और जनता का आदर प्राप्त करेगा। इस व्यवस्था से यह भी सुनिश्चित हो जाता है कि कोई वर्ग या समूह अपने बलबूते संविधान को नष्ट नहीं कर सकेगा। अतः यह पता लगाने के लिए कि किसी संविधान की सत्ता मान्य है, आप अपने से 3 प्रश्न पूछ सकते हैं। क्या जिन लोगों ने संविधान बनाया वे विश्वसनीय थे? इस प्रश्न का उत्तर इसी अध्याय में मिलेगा। ठीक,
दूसरा, क्या संविधान ने सुनिश्चित किया था कि सूझबूझ के साथ शक्ति को इस प्रकार संगठित किया जाए कि किसी एक समूह के लिए संविधान नष्ट करना आसान न हो? और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या संविधान सबको कुछ ऐसा कांड देता है कि वे संविधान का पालन करें? इस पुस्तक के अधिकतर हिस्से में इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। क्या संविधान लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का पिटारा है? संविधान द्वारा लोगों की निष्ठा प्राप्त करने के लिए करने की योग्यता काफ़ी कुछ इस बात पर भी निर्भर करती हैं कि संविधान न्यायपूर्ण है या नहीं। भारतीय संविधान में न्याय के बुनियादी सिद्धांत क्या हैं? इस पुस्तक का अंतिम अध्याय इस प्रश्न का उत्तर देगा आपको। एक और फिर कार्टून बनाया हुआ है यहाँ पर, और ताश के पत्तों का महल यहाँ पर बना हुआ है। कार्टून बनाने वाले ने नए ईरा की संविधान को ताश के पत्तों का महल कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि यह वर्णन भारतीय संविधान पर लागू होगा कि नहीं होगा, आपको पता लगाना है। भारतीय संविधान कैसे बना? आइए देखें कि भारतीय संविधान कैसे बना। औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने संविधान को बनाया, जिसे अविभाजित भारत में निर्वाचित किया गया था। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई बनने के बाद में, और फिर 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के संविधान सभा के रूप में उसकी पुनः बैठकें। देखिए, इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और फिर 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के संविधान सभा के रूप में इसकी पुनः बैठक हुई। 1935 में स्थापित प्रांतीय विधान सभाओं के विधानसभा के, देखिए 1935 में स्थापित प्रांतीय विधान सभाएँ, उनके सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ। संविधान सभा की रचना लगभग उसी योजना के अनुरूप हुई जिसे ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति कैबिनेट मिशन ने प्रस्तावित किया था। इस योजना के अनुसार प्रत्येक प्रांत, देशी रियासत या रियासतों के समूह को उसकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई। मोटे तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का अनुपात रखा गया। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को 292 सदस्य चुनने थे और देशी रियासतों को न्यूनतम 93 सीटें आवंटित की गई। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों, मुसलमान, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया। प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना और इसके लिए उन्होंने समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत पद्धति का प्रयोग किया। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय किया गया। अध्याय के पिछले भाग में उन 3 कारकों पर प्रकाश डाला गया जो संविधान को प्रभावी और सम्मान के योग्य बनाते हैं। भारतीय संविधान इस परीक्षा में किस हद तक कामयाब होता है? आस्था का प्रतीक। संविधान सभा के अस्तित्व में आने से बहुत पहले ऐसे संविधान सभा की मांग उठ चुकी थी। इसकी प्रतिध्वनि हमें संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के 9 दिसंबर 1946 के अध्यक्षीय भाषण में सुनाई देती हैं। महात्मा गांधी के कथन को याद करते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि स्वराज का अर्थ होगा जनता के द्वारा स्वतंत्र रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से व्यक्त उनकी इच्छा। उन्होंने कहा, देश में राजनीतिक रूप से जागरूक सभी वर्गों में संविधान सभा का विचार एक आस्था का प्रतीक बन चुका था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा, वाद विवाद, खंड 1, पृष्ठ संख्या 6। संविधान का उदय। संविधान सभा का स्वरूप। 3 जून 1947 की योजना के अनुसार विभाजन के बाद वे सभी प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे जो पाकिस्तान के क्षेत्रों से चुनकर आए थे। संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। इनमें से 26 नवंबर 1949 को कुल 284 सदस्य उपस्थित थे और इन्होंने अंतिम रूप से पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए। तो 299 रह गए संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या। पाकिस्तान अलग होने के बाद में 284 ने हस्ताक्षर किए। 3 जून 1947 को योजना के बाद से 299 रहे थे, वैसे 389 होने चाहिए थे। इस प्रकार इस उपमहाद्वीप में विभाजन से उपजी विभीषिका और हिंसा के बीच संविधान का काम हुआ, लेकिन संविधान निर्माताओं के धैर्य की प्रशंसा करनी पड़ेगी कि उन्होंने न केवल और अत्यधिक दबाव में एक संविधान बनाया, बल्कि विभाजन के कारण हुई अकल्पनीय हिंसा से सही सबक भी लिया। भारत के संविधान ने नागरिकता की एक नई अवधारणा प्रस्तुत की। इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित होंगे बल्कि धार्मिक पहचान का नागरिक अधिकारों
पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन संविधान सभा के गठन का यह विवरण केवल सतही तौर पर हमें बताता है कि संविधान वास्तव में बना कैसे। यद्यपि हमारी संविधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गए थे, पर उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधिपरक बनाने का गंभीर प्रयास किया गया। सभी धर्म के सदस्यों को ऊपर बताई गई विधि से प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, प्रतिनिधित्व दिया गया। इसके अतिरिक्त संविधान सभा में उस समय के अनुसूचित वर्गों के 26 सदस्य थे। अनुसूचित वर्गों के 26 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 26। सभा में कांग्रेस का वर्चस्व था और 82% सीटें प्राप्त थी। सभा में 82% सीटें जो है कांग्रेस को प्राप्त हुई। लेकिन कांग्रेस स्वयं विविधताओं से भरी हुई एक ऐसी पार्टी थी जिसमें लगभग सभी विचारधाराओं की नुमाइंदगी थी। यदि भारत की संविधान सभा देश के सभी लोगों के द्वारा निर्वाचित होती तो क्या होता? क्या वह उस संविधान सभा से भिन्न होती जो बनाई गई? संविधान सभा के काम काज की शैली। संविधान सभा की सत्ता केवल इस बात पर ही नहीं टिकी थी कि वह मोटे तौर पर सबका प्रतिनिधित्व कर रही थी। संविधान बनाने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया और सदस्यों के विचार विमर्श की जड़ में छुपे मूल्यों में ही संविधान सभा की लोकप्रिय सत्ता का आधार था। जहां प्रतिनिधित्व का दावा करने वाली किसी सभा के लिए वांछनीय है कि उसमें समाज के विभिन्न वर्ग सहभागी हों, वहीं यह भी महत्वपूर्ण है कि वे केवल अपनी पहचान या समुदाय का ही प्रतिनिधित्व न करें। संविधान सभा के सदस्यों ने पूरे देश के हित को ध्यान में रखकर विचार विमर्श किया। सदस्यों में प्रायः मतभेद हो जाते थे, लेकिन सदस्यों द्वारा अपने हितों को आधार बनाकर शायद ही कोई मतभेद हुआ हो। ये मतभेद वास्तव में वैध सैद्धांतिक आधार पर थे। हालांकि संविधान सभा में अनेक मतभेद थे। भारत में शासन प्रणाली केंद्रीकृत होनी चाहिए या विकेंद्रीकृत? क्या संविधान को संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए? लगभग उन सभी विषयों पर गहराई से चर्चा हुई जो आधुनिक राज्य की बुनियाद है। संविधान का केवल एक ही प्रावधान ऐसा है जो लगभग बिना किसी वाद विवाद के पास हो गया। ये प्रावधान सार्वभौमिक मताधिकार का था, जिसका अर्थ है कि धर्म, जाति, शिक्षा, लिंग और आय के आधार पर भेदभाव के बिना सभी नागरिकों को एक निश्चित आयु प्राप्त करने पर वोट देने का अधिकार होगा। वोट देने का अधिकार जो है वो बिना किसी भेदभाव के पास हो गया। सदस्यों ने इस बात पर वाद विवाद आवश्यक नहीं माना कि वोट देने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन इसके अतिरिक्त प्रत्येक विषय को गंभीर विचार विमर्श और वाद विवाद हुए। इस सभा की लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति निष्ठा का इससे बढ़िया व्यवहारिक रूप और नहीं हो सकता था। संविधान सभा को असली ताकत इस बात से मिल रही थी कि वह सार्वजनिक हित का काम कर रही है। इसके सदस्यों ने चर्चा और तर्कपूर्ण बहसों पर काफ़ी जोर दिया। उन्होंने सिर्फ अपने हितों की बात नहीं की, बल्कि अपनी सोच फैसले के पक्ष में अन्य सदस्यों के सैद्धांतिक कारण दिए। अपनी सोच के पक्ष में दूसरों से तर्कपूर्ण संवाद स्वार्थ और संकीर्णता से ऊपर उठा देता है। संविधान सभा में हुई चर्चा कई मोटे खंडों में प्रकाशित हुई हैं और हर अनुच्छेद को लेकर जैसी विस्तृत और बारीकी से बातचीत हुई है, वह सार्वजनिक विवेक की भावना को सबसे प्रमाणित ढंग से सामने लाती हैं। ये बहस भी फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति की तरह संविधान निर्माण के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण और यादगार अध्यायों में से हैं। अब हम समझते हैं कार्यविधि। संविधान सभा की सामान्य कार्यविधि में संविधान विवेक का महत्व दिखाई देता था। विभिन्न मुद्दों के लिए संविधान सभा की 8 कमेटियाँ थीं। कितनी कमेटियाँ थीं? 8। आमतौर पर जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद या अम्बेडकर इन कमेटियों की अध्यक्षता करते थे। ये ऐसे लोग थे जिनके विचार हर बात पर एक दूसरे के समान नहीं थे। अम्बेडकर तो कांग्रेस और गांधी के कड़े आलोचक थे और उन पर अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए पर्याप्त काम न करने का आरोप लगाते थे। पटेल और नेहरू बहुत से मुद्दों पर एक दूसरे से असहमत थे, फिर भी सब ने एक साथ मिलकर काम किया। प्रत्येक कमेटी ने आमतौर पर संविधान के कुछ प्रावधानों को प्रारूप तैयार किया, जिन पर बाद में वे पूरी संविधान में सभा में चर्चा की गई। आमतौर पर यह प्रयास किया गया कि फैसले आम राय से हों और कोई भी प्रावधान किसी खास हित समूह के पक्ष में न हो। कई प्रावधानों पर निर्णय मत विभाजन करके भी लिए गए। ऐसे अवसरों पर हर सरोकार का ध्यान रखा गया और हर तर्क और शंका का समाधान बहुत ही सावधानी से किया गया।
किया गया। लिखित रूप में उनका जवाब भी दिया गया। 2 वर्ष और 11 माह की अवधि में संविधान की सभा की 166 दिनों तक चली बैठकें और 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में संविधान सभा बना, संविधान तैयार हुआ। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की अवधि में संविधान सभा की बैठकें जो हैं 166 दिनों तक चलीं। इसके सत्र अखबारों और आम लोगों के लिए खुले हुए थे। संविधान बनाने की रफ्तार और घोंगे की रफ्तार वाला कार्टून। संविधान जो है बहुत लंबे टाइम से बना, मतलब संविधान बनाने की रफ्तार को घोंगे की रफ्तार बताने वाला कार्टून। संविधान के निर्माण में 3 वर्ष लगे। क्या कार्टूनिस्ट इस बात की टिप्पणी कर रहा है? संविधान सभा को अपना कार्य करने में इतना समय क्यों लगा? राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत। लेकिन कोई भी संविधान केवल अपनी संविधान सभा के बूते नहीं बनता। भारत की संविधान सभा इतनी विविधतापूर्ण थी कि वह सामान्य ढंग से काम ही नहीं कर सकती थी यदि उसके पीछे उन सिद्धांतों पर आम सहमति न हुई होती जिन्हें संविधान सभा में रखा जाना था। इन सिद्धांतों पर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सहमति बनी। एक तरह से संविधान सभा केवल उन सिद्धांतों को मूर्त रूप और आकार दे रही थी जो उसने राष्ट्रीय आंदोलन से विरासत में प्राप्त किए थे। संविधान लागू होने के कई दशक पूर्व से ही राष्ट्रीय आंदोलन में उन प्रश्नों पर चर्चा हुई थी कि संविधान बनाने के लिए प्रासंगिक थे। जो क्या थे? संविधान बनाने के लिए प्रासंगिक थे, उन प्रश्नों पर चर्चा हुई थी। जैसे भारत में सरकार का स्वरूप और संरचना कैसी होनी चाहिए, हमें किन मूल्यों का समर्थन करना चाहिए, किन असमानताओं को दूर किया जाना चाहिए आदि। इन बहसों से प्राप्त निष्कर्षों को ही संविधान में अंतिम रूप दिया गया। राष्ट्रीय आंदोलन से जिन सिद्धांतों को संविधान में लाया गया उसका सर्वोत्तम सारांश हमें नेहरू द्वारा 1946 में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में मिलता है। इस प्रस्ताव में संविधान सभा के उद्देश्यों को परिभाषित किया गया था। इस प्रस्ताव में संविधान की सभी आकांक्षाओं और मूल्यों को समाहित किया गया था। पिछले भाग में जिसे संविधान के मौलिक प्रावधान कहा गया था वह वास्तव में उद्देश्य प्रस्ताव में समाहित मूल्यों से प्रेरित उनका सारांश है। इसी प्रस्ताव के आधार पर हमारे संविधान में समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता और एक सार्वजनीन पहचान जैसी बुनियादी प्रतिबद्धताओं को संस्थागत स्वरूप दिया गया। अतः संविधान केवल नियमों और प्रक्रियाओं की भूल भुलैया नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी सरकार बनाने की नैतिक प्रतिबद्धता है जो राष्ट्रीय आंदोलन में लोगों को दिए गए आश्वासनों को पूरा करेगी। यदि 1937 में स्वतंत्रता मिल जाती तो क्या होता? हमें 1957 तक इंतज़ार करना पड़ता तो क्या होता? क्या तब बनाया गया संविधान वर्तमान संविधान से भिन्न होता? संस्थागत व्यवस्थाएं। संविधान को प्रभावी बनाने का तीसरा कारक है सरकार की सभी संस्थाओं को संतुलित ढंग से व्यवस्थित। संविधान को प्रभावी बनाने का तीसरा कारक यह है कि सरकार की सभी संस्थाओं को संतुलित ढंग से व्यवस्थित किया जाए। मूल सिद्धांत यह रखा गया कि सरकार लोकतांत्रिक रहे और जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो। संविधान सभा ने शासन के विभिन्न अंगों, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच समुचित संतुलन स्थापित करने के लिए बहुत विचार मंथन किया। संविधान सभा ने संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया, जो एक और विधायिका और कार्यपालिका के बीच और दूसरी ओर केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का वितरण करती हैं। शासकीय संस्थाओं की सर्वाधिक संतुलित व्यवस्था स्थापित करने ने हमारे संविधान निर्माताओं ने एक दूसरे के प्रयोगों और अनुभवों से कुछ सीखने में कोई संकोच नहीं किया। इस प्रकार हमारे संविधान निर्माताओं ने अन्य संवैधानिक परंपराओं से कुछ ग्रहण करने से भी कोई परहेज नहीं किया। यह उनके व्यापक ज्ञान का प्रमाण है कि उन्होंने किसी भी ऐसे बौद्धिक तर्क या ऐतिहासिक उदाहरण की अनदेखी नहीं की जो उनके कार्य को संपन्न करने के लिए ज़रूरी था। अतः उन्होंने विभिन्न देशों से अनेक प्रावधानों को भी लिया, लेकिन उन विचारों को लेना कोई नकलची मानसिकता का परिणाम नहीं था, बल्कि बात इससे बिल्कुल अलग थी। संविधान के प्रत्येक प्रावधान को इस आधार पर उचित सिद्ध करना था कि वह भारत की समस्याओं और आशाओं के अनुरूप है। यह भारत का सौभाग्य ही था कि हमारी संविधान सभा ने संकुचित दृष्टिकोण छोड़कर संपूर्ण विश्व से सर्वोत्तम चीज़ों को ग्रहण किया और उन्हें अपना बना लिया।
उद्देश्य प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु। भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है। भारत ब्रिटेन के अधिकार में आने वाले क्षेत्रों, भारतीय क्षेत्रों, देशी रियासतों के बाहर के ऐसे क्षेत्र जो संघ का अंग बनना चाहते हैं का एक संघ होगा। संघ की इकाइयां स्वायत्त होंगी और उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का संपादन करेगी जो संघीय सरकार को नहीं दी गई। इसके अलावा संप्रभु और स्वतंत्र भारत और इसके संविधान की समस्त शक्तियों और सत्ता का स्रोत जनता है। भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, कानून के समक्ष समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता और कानून और सार्वजनिक नैतिकता की सीमाओं में रहते हुए भाषण, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय, संगठन और कार्य करने की मौलिक स्वतंत्रता, गारंटी और सुरक्षा दी जाएगी। अल्पसंख्यकों, पिछड़े जनजातियों, क्षेत्रों, दलित और अन्य पिछड़े वर्गों को समुचित सुरक्षा दी जाएगी। गणराज्य की क्षेत्रीय अखंडता और थल, जल और आकाश में इसके संप्रभु अधिकारों की रक्षा सभ्य राष्ट्रों के कानून और न्याय के अनुसार की जाएगी। विश्व शांति और मानव कल्याण के विकास के लिए देश स्वेच्छापूर्वक और पूर्ण योगदान करेगा। क्या यह संविधान उदार का था? हम ऐसा संविधान क्यों नहीं बना सके जिसमें कहीं से कुछ भी उधार न लिया गया हो? हम पूछना चाहेंगे कि विश्व इतिहास के इस पड़ाव पर बनाए गए संविधान में क्या कुछ नया भी हो सकता है? आज इस समय बनाए गए संविधान में यदि कुछ नया हो सकता है तो वह यह है कि उसमें केवल कुछ ऐसे परिवर्तन किए जाएं जो असफलताओं को दूर करें और उसे देश की आवश्यकताओं के अनुरूप बना सकें। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, संविधान सभा, वाद विवाद, खंड 7, पृष्ठ 37। विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए प्रावधान। ब्रिटिश संविधान से हमने सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला लिया। सरकार का संसदीय स्वरूप, ठीक है, सरकार का संसद का स्वरूप हमने ब्रिटेन से लिया। कानून के शासन का विचार, यानी कानून का शासन होगा, ये विचार भी ब्रिटिश सरकार से। विधायिका जो होगी उसमें अध्यक्ष का पद है और उसमें उनकी भूमिका, ये भी ब्रिटिश सरकार से लिया। और कानून निर्माण की जो प्रोसीजर होगी वो क्या होगी, वो भी हमने ब्रिटिश सरकार से ली। आयरलैंड के संविधान से हमने राज्य की नीति निर्देशक तत्व DPSP को लिया। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत हमने लिया। अमेरिका का संविधान, उसने हमने मौलिक अधिकारों की सूची हमने ली। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है हमने वहाँ से ली। कनाडा का संविधान एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था, वहाँ से ली। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत जो है वो हमने कनाडा का सिद्धांत लिया है। यह संविधान निर्माताओं की बुद्धिमत्ता और दूरदृष्टि का प्रमाण है कि वे देश को एक ऐसा संविधान दे सके जिसमें जनता द्वारा मान्य आधारभूत मूल्यों और सर्वोच्च आकांक्षाओं को स्थान दिया गया था। यही वह कारण है जिसकी वजह से इतनी जटिलता से बनाए गए संविधान न केवल अस्तित्व में है बल्कि एक जीवंत सच्चाई भी है, जबकि दुनिया के अनेक संविधान कागजी पोथों में ही दबकर रह गए। भारत का संविधान एक विलक्षण दस्तावेज है जो अन्य देशों, खासतौर से दक्षिण अफ्रीका के लिए एक प्रतिमान हो गया। ठीक है, 3 वर्ष तक संविधान बनाने की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य यह रहा कि ऐसा संतुलित संविधान बनाया जाए जिसमें संविधान निर्मित संस्थाएं अस्त व्यस्त या काम चलाऊ व्यवस्थाएं मात्र न हो बल्कि लोगों की आकांक्षाओं को एक लंबे समय तक संजोए रखें। आप इस पुस्तक के शेष भाग में इन व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। इनमें से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है? यह नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देता है, ये कार्य है। यह शासन की विभिन्न शाखाओं की शक्तियों के अलग अलग क्षेत्र का रेखांकन करता है। ये शासन की विभिन्न शाखाओं की ये भी करता है। इसके अलावा ये सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आएँ। इसके अलावा यह कुछ साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आएँ और यह कुछ साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम अभी पता लगाते हैं। कैसे इसका उत्तर पता लगे? निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस बात की बेहतर दलील है कि संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है? दूसरा सवाल क्या है, देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस बात की एक बेहतर दलील है कि संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है?
संसद के अस्तित्व में आने से कहीं पहले संविधान बनाया जा चुका था। दूसरा, संविधान के निर्माता संसद के सदस्यों से कहीं ज़्यादा बड़े नेता थे। तीसरा, संविधान ही ये बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और इससे कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होंगी, या संसद संविधान का संशोधन नहीं कर सकती। तो तीसरा कथन जो है ये मुझे लगता है इस बात की दलील देता है कि संसद ही बनेगी कैसे, ये संविधान ही बताता है। चौथा, तीसरा प्रश्न क्या है? बताइए कि संविधान के बारे में निम्नलिखित कथन सही हैं या गलत। देखिए, सरकार के गठन और उसकी शक्तियों के बारे में संविधान एक लिखित दस्तावेज है। ठीक है, ये बात तो ठीक है। संविधान सिर्फ लोकतांत्रिक देशों में होता है, उसकी ज़रूरत ऐसे ही देशों में होती है। संविधान सिर्फ लोकतांत्रिक देशों में होता है और उसकी ज़रूरत ऐसे ही देशों में होती है। ठीक बात है ये तो। संविधान एक कानूनी दस्तावेज और आदर्शों तथा मूल्यों से इसका कोई सरोकार नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। संविधान एक नागरिक को नई पहचान देता है, कह सकते हैं। अगला प्रश्न, बताइए कि भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में निम्नलिखित अनुमान सही है या नहीं। अपने उत्तर का कारण बताइए। संविधान सभा में भारतीय जनता की नुमाइंदगी नहीं हुई और उसका निर्वाचन सभी नागरिकों द्वारा नहीं हुआ था। ये तो गलत बात है, मतलब ये बात आंशिक रूप से ठीक भी है। देखते हैं, संविधान बनाने की प्रक्रिया में कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया क्योंकि उस समय नेताओं के बीच संविधान की बुनियादी रूपरेखा के बारे में कोई आम सहमति थी। इसके अलावा संविधान में कोई मौलिकता नहीं है क्योंकि उसका अधिकांश हिस्सा दूसरे देशों से लिया गया है। पांचवा प्रश्न, भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित प्रत्येक निष्कर्ष की पुष्टि में 2 उदाहरण दें। पहला, संविधान का निर्माण विश्वसनीय नेताओं द्वारा हुआ, उनके लिए जनता के मन में आदर था। दूसरा, संविधान ने शक्तियों का बंटवारा इस तरह किया कि इसमें उलटफेर मुश्किल है। इसके अलावा संविधान जनता की आशा और आकांक्षाओं का केंद्र है। छठा प्रश्न, किसी देश के लिए संविधान में शक्तियों और जिम्मेदारियों का साफ साफ निर्धारण क्यों जरूरी है? इस तरह का निर्धारण न हो तो क्या होगा? सातवां, शासकों की सीमा का निर्धारण करना संविधान के लिए क्यों जरूरी है? क्या कोई ऐसा भी संविधान हो सकता है जो नागरिकों को कोई अधिकार न दे? प्रश्न संख्या 8वां, जब जापान का संविधान बना तो दूसरे विश्व युद्ध में पराजित होने के बाद जापान अमेरिकी सेना के कब्जे में था। जापान के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान होना असंभव था जो अमेरिकी सेना को पसंद न हो। क्यों? क्योंकि पता है, क्योंकि जापान जो है वो अमेरिका के कब्जे में था। क्या आपको लगता है कि संविधान को इस तरह से बनाने में कोई कठिनाई है? भारत में संविधान बनाने का अनुभव किस तरह से अलग है? रजत ने अपने शिक्षक से पूछा, संविधान एक 50 साल पुराना दस्तावेज है और इस कारण पुराना पड़ चुका है। किसी ने इसको लागू करते समय मुझसे राय नहीं मांगी। यह इतनी कठिन भाषा में लिखा हुआ है कि मैं इसे समझ नहीं सकता। आप मुझे समझाएं कि मैं इस दस्तावेज की बातों का पालन क्यों करूं? अगर आप शिक्षक होते तो रजत को कैसे उत्तर देते? संविधान के क्रियाकलाप से जुड़े अनुभवों को लेकर एक चर्चा में 3 वक्ताओं ने अलग अलग पक्ष लिए, हरबंस, नेहा और नाजिमा। हरबंस कहती हैं, भारतीय संविधान एक लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान करने में सफल रहा है। नेहा, संविधान में स्वतंत्रता, समता और भाईचारा सुनिश्चित करने का विधिवत वादा है। चूँकि ऐसा नहीं है हुआ, इसलिए संविधान असफल है। नाजिमा, संविधान असफल नहीं हुआ, हमने उसे असफल बनाया। क्या इनमें से आप किसी पक्ष में सहमत हैं? यदि हाँ तो क्यों, और नहीं तो आप अपना पक्ष बताएं। हरबंस कहते हैं कि भारतीय संविधान एक लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान करने में सफल रहा है। ठीक बात है, ये तो मैं इससे सहमत हूँ। और लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान करने में सफल क्यों रहा है? क्योंकि संविधान लागू हुए आज 70 वर्ष हो गए, और 70 वर्ष हो गए इसके बावजूद भी अभी तक भी जो लोकतंत्र हैं वो विधिवत चल रहे हैं। लोगों को मताधिकार का अधिकार भी हैं। सरकार जो है लोगों के जो कार्य हैं, लोगों की जो सुख सुविधाएं हैं, आम सुख सुविधाएं हैं, उनके लिए प्रतिबद्ध हैं। और छोटे बड़े उतार चढ़ाव के साथ जो है अभी भी
कार्य प्रगति पर हैं, इसलिए ये कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक ढांचा अभी भी सफल रहा है। नेहा कहती है कि संविधान में स्वतंत्रता, समता और भाईचारे सुनिश्चित करने का विधिवत वादा है। बात तो ठीक है, चूँकि ऐसा नहीं हुआ इसलिए संविधान असफल है। नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं इनसे सहमत नहीं हूँ कि संविधान असफल है। संविधान जो है कुछ हद तक स्वतंत्रता, समता और भाईचारा सुनिश्चित करने के लिए सुनिश्चित करने में सफल हुआ है, ठीक है, और आगे भी प्रयासरत हैं। और चूँकि केवल ये संविधान पर भी निर्भर नहीं करता, ये जनता पर भी निर्भर करता है कि वह अनुपालन करें। नाजिमा, संविधान असफल नहीं हुआ, हमने उसे असफल बनाया है। मैं इनकी बात से मतलब सहमत हूँ आंशिक रूप से कि कुछ चीज़ें जो हैं केवल संविधान के द्वारा पूरी नहीं की जा सकती, उसे जनता के सहयोग से पूरी की जानी चाहिए। दूसरा है भारतीय संविधान में अधिकार, इसको हम अगले अध्याय में समझेंगे, अगली वीडियो में समझेंगे।